बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए बीएससी बीकॉम। अगर आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है और 2022 की परीक्षा देने जा रहे हैं, बीए द्वितीय वर्ष में है या फिर बीएससी द्वितीय वर्ष में या बीकॉम द्वितीय वर्ष में, बीएससी एजी कर रहे हैं फिर बीएससी होम साइंस से हैं, तो बीए द्वितीय वर्ष में या बीए तृतीय वर्ष में दोनों लोगों के लिए एक ही पेपर होता है। वो अनिवार्य प्रश्न पत्र जो पेपर होता है, यानी कि जो को करिकुलर जो सब्जेक्ट होता है आपका, उसके तहत आपका एक प्रकार से एक राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और मानवाधिकार, इन तीनों को समन्वित करके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। आपको बता दूं कि इससे पहले राष्ट्र गौरव, पर्यावरण, इन दोनों का अलग अलग वीडियो हमने दे दिया है। उसमें एक यानी कि राष्ट्र गौरव के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसके बारे में हमने बता दिया। अच्छा, आपको बता दूं कि राष्ट्र गौरव से जो इसमें आपकी परीक्षा में आएंगे, राष्ट्र गौरव से 40 प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, पर्यावरण से 30 प्रश्न आते हैं और मानवाधिकार से भी आपके 30 प्रश्न आते हैं। ओके, तो राष्ट्र गौरव के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए हमने एक मॉडल पेपर अलग से सेट किया 2022 का। पर्यावरण के लिए भी हमने मॉडल पेपर सेट किया, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और मानवाधिकार के लिए भी। और जल्द ही आप लोग जो है और भी देख लीजिएगा, और भी जो है चीजें 2021 के जो मॉडल पेपर है उनको देख लीजिएगा। उसमें हमने विस्तार से हर एक चीजों को बताया है। बहुत सारी वीडियो आपको जो है 2021 और उसके बाद में 20 का, 19 का, इन सभी के जो पेपर्स हुए हैं यूनिवर्सिटीज के, उसको सॉल्व भी करवाया गया। तो आप लोग उन सभी को देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। आज का वीडियो मेरा मेन मोटिव रहेगा मानवाधिकार को लेकर के, यही बचा हुआ था आपका। तो मानवाधिकार क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उसको बताऊंगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको 33% लाने की आवश्यकता है। और आपको बता दूं कि एक वीडियो इससे पहले हमने बनाई थी अनिवार्य प्रश्न पत्र को लेकर के, उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसमें अनिवार्य प्रश्न पत्र देने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें उससे संबंधित हैं। ओके, तो एक प्रकार से ये मॉडल पेपर होगा जो कि सॉल्व करवाने का प्रयास रहेगा। बीए बीएससी बीकॉम सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम समझते हैं कि प्रश्नों के बारे में, आखिरकार आपकी परीक्षा में, एग्जाम्स में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष जो है क्या कि संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार होता क्या है? मानवों का अधिकार, अर्थात प्रत्येक मानव को समान दृष्टि से देखने के लिए आयोग की स्थापना जो है होती है। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद का, और ये इसकी स्थापना होती है। और आपको बता दूं कि उसी के तहत ये जो है मानवाधिकार जो है एक प्रकार से उस डेट को, जिस डेट को ये चीजें हुई थी या जिस डेट को मानवाधिकार की स्थापना हुई थी, वो डेट थी आपकी 10 दिसंबर। कौन सी डेट थी भाई? 10 दिसंबर। आपको ऑप्शन डी में मिल जाएगा 10 दिसंबर। और समय कब था, किस समय सबसे पहले मानवाधिकार दिवस मनाया गया? तो 1948 ईस्वी में इसकी जो है गठन होता है, इसीलिए जो है 10 दिसंबर को ही मनाया था। 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना यानी कि इसका गठन किया था, तो इसीलिए जो है इसी टाइम मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ओके, अच्छा, ये मानवाधिकार जो होते हैं प्राकृतिक तरीके से, यानी कि जैसे मनुष्य पैदा हुआ तो उसके अधिकार हैं। जैसे मनुष्य अगर पैदा हुआ तो उसके जो है विश्व स्तर पर, यानी कि चाहे वो श्रीलंका का नागरिक हो, चाहे पाकिस्तान का नागरिक हो, चाहे जो है बांग्लादेश का नागरिक हो, चाहे इंडिया का, चाहे अमेरिका का, चाहे इंग्लैंड का हो, किसी भी देश का, चाहे बड़े देश हो, चाहे छोटे देश हो, चाहे गरीब देश हो, चाहे अमीर देश हो, किसी भी देश का कोई भी जो मनुष्य है, सभी लोग आपस में समान है। इसी की दृष्टि से मानवों के प्रति जो अत्याचार होते हैं सरकार के प्रति, जैसे मान लेते हैं कहीं पर कोई अल्पसंख्यक कम्युनिटी निवास करती है, मान लेते पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी निवास करती है, पाकिस्तान में इस्लामिक चूंकि कंट्री है, अब वो लोग जो है वहां के हिंदुओं को अगर ज्यादा सताएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मानवों के अधिकार के प्रति जो मानवाधिकार आयोग होते हैं वो एक प्रकार से क्या करते हैं, उनके खिलाफ वहां पर जांच कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी मूवीज में जब जो है भारत के किसी सैनिक को अगर पकड़ ले या फिर किसी भी मनुष्य को फर्जी पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है, तो उसके तरफ से जो मानवाधिकार आयोग होता है वो जाता है वहां पर, पूरा विश्लेषण करता, सर्वे करता। तो ये सब चीजें, तो प्रत्येक मनुष्य के अपने अधिकार होते हैं, उन्हीं अधिकार को लेकर के एक जो है 45 धाराओं की एक जो है बनाई गई थी। तो उसी चीज के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर 10 दिसंबर ये इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा 10 दिसंबर को। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 22 से 27 के अंतर्गत जो है उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल मिलाकर के बात की है तो वर्तमान में 45 धाराओं के आसपास है। तो आप 45 इसमें दिया नहीं तो आप भी लगा सकते हो इसमें। ओके,
अगला प्रश्न आपके समक्ष है जो है कुछ किताबों में आपको 42 मिलेगा, लेकिन 45 आप देखेंगे नेट वगैरह पर तो 45 है और 45 ही सही रहेगा। अगला प्रश्न है मानव अधिकार को कहा जाता है, मानव अधिकार को क्या कहते हैं? तो मूल अधिकार भी हो सकते हैं मानव अधिकार, अंतर्निहित अधिकार भी हो सकते हैं, प्राकृतिक अधिकार भी हो सकते हैं, और उपयुक्त सभी अगर दिया है तो आप उपयुक्त सभी लगाइएगा। अगर उपयुक्त सभी नहीं दिया होता, यहाँ पर कोई और अधिकार दिया होता तो निश्चित तौर पर हम ऑप्शन सी लगाते हैं, यानी प्राकृतिक अधिकार लगाते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मानव अधिकारों को क्या कहा जाता है भाई? अंतर्निहित अधिकार भी है, ये मूल अधिकार भी है और प्राकृतिक अधिकार भी है। ओके, समझ में आ गई बातें? तो अगला बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मानव अधिकार का संबंध किससे है? जन्म से है या वंश से है, लिंग से है या फिर धर्म से है? अर्थात धर्म के हिसाब से मानवाधिकार डिनोट होता है या वंश के हिसाब से या लिंग के हिसाब से? बिल्कुल नहीं, आपका जन्म हुआ बस यही इंपॉर्टेंट है। चाहे किसी भी प्रजाति में हो, किसी भी कास्ट में हो, आप सभी समान हो, ऐसा मानवाधिकार आयोग को मानना, और बिल्कुल यही सत्य है। तो मानवाधिकार का संबंध किससे है भाई? जन्म से होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका है कि मानव अधिकार पदावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था भाई? रूजवेल्ट महोदय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं रूजवेल्ट। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मानव अधिकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। मानव अधिकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है तो सिविल तथा राजनीतिक अधिकार के रूप में, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार के रूप में। अब सिविल राजनीतिक अधिकार, इसके बारे में भी हम बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगाएं, ज्यादा बेटर होगा। ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और बी दोनों करेक्ट आंसर, तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि भारत में राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना कब की गई भाई? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो स्थापना की गई थी भारत की, खास करके बात की जाए राष्ट्रीय मानव आयोग की, तो भारत में स्थापना हुई थी आपकी 12 अक्टूबर था 1993, अर्थात यहाँ पर 12 अक्टूबर कहीं दिया पर नहीं है, 27 सितंबर दिया है, तो हो सकता है ये ऑप्शन हो सकता था। लेकिन अगर ये एग्जैक्ट डेटा अगर आपको बताऊं, हालांकि ये ऑप्शन इसके स्थान पर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट गलत हो गया यहाँ पर। 12 अक्टूबर का दिन था उस समय, 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 को भारत में राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना होती। कब? 12 अक्टूबर 1993 में। ये डेट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप 12 अक्टूबर 1993 में, जैसे कि वो विश्व स्तर पर मानव आयोग है, संपूर्ण विश्व मानव आयोग जो है 1948 में 10 सितंबर को स्थापित होता है, लेकिन भारत का जो है वो 12 अक्टूबर 1993 में आकर के 48 में हो गया था वो मानवाधिकार विश्व स्तर पर। लेकिन भारत में भी, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना नई दिल्ली में होती है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे भाई? बिल्कुल रखिएगा। और इसकी बात की जाए तो ये इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का जो आयोग मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और उसमें आप देखेंगे एक अध्यक्ष होता है। संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार होता है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र का ही एक प्रकार से आप देखेंगे तो उसी से जुड़ा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ से ही। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो विकास परिषद है या मानवाधिकार परिषद है, उसका एक अध्यक्ष होता है, 5 लोग पूर्णकालिक सदस्य होते हैं यानी कि हमेशा, और 4 डीम्ड सदस्य होते हैं। ओके, और इस समय मतलब अध्यक्ष की बात की है तो उनका नाम क्या है? नजहत शमीम खान जो है इनका नाम, गूगल वगैरह पे आप देख सकते हो, एक बार सर्च कर लीजिएगा आप लोग और उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ओके, हालांकि हमने आपको बता ही दिया। अब हम राष्ट्रीय मानव आयोग की बात करें अगर भारत की, तो ये इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? भारत में जो राष्ट्रीय मानव आयोग था, एग्जाम से में आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो सभी दोस्तों तक वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। आपकी परीक्षा कल है और आप आसानी से इन प्रश्नों को वहां पर देखेंगे और निश्चित तौर पर यही प्रश्न आएंगे, आप लोग विश्वास मानिएगा। और एक बार और प्लेलिस्ट की वीडियोज के सारे वीडियोज को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ओके, आगे देखते हो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती भाई? कब होती हमने बता दिया आपको। डेट कौन सी है? डेट है आपकी भाई 12 अक्टूबर 1993। प्रथम अध्यक्ष कौन है इसके? रंगनाथ मिश्रा जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। वो कौन थे? न्यायमूर्ति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे रंगनाथ मिश्रा जी, वो उस समय के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान समय की बात की जाए तो अरुण कुमार मिश्रा जी जो है न्यायमूर्ति, ये भी न्यायाधीश है। अरुण कुमार मिश्रा जी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, यानी कि 2021 को ले अगर वर्तमान में वही अभी तक है अरुण कुमार। इनका कार्यकाल जो होता है, राष्ट्रीय मानव आयोग अध्यक्ष जो होते हैं उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। और अगर कोई व्यक्ति 70 साल की अवस्था को पार कर जाता है लेकिन 2 साल ही अपने कार्यकाल को व्यतीत कर चुका है तो वो खत्म कर दिया जाएगा। अर्थात 70 साल के ऊपर या फिर 3 साल कार्यकाल जो भी पहले आ जाएगा उसमें हटा दिया जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे।
और अन्य सदस्य भी होते हैं इसमें। अन्य सदस्यों की बात की जाए, अन्य सदस्य में महेश मित्तल कुमार जी हैं इसमें, और डॉक्टर ज्ञानेश्वर मनोहर जी हैं, और इसके अलावा तीसरा जो अन्य सदस्य हैं इसके श्री राजीव जैन जी हैं। तो इस प्रकार से इसके अन्य सदस्य हैं जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ओके, स्थापना होती है इसकी 12 अक्टूबर 1993 अर्थात 1993 ईस्वी में। मुख्यालय जो इसका कहाँ पर है, दिल्ली में अर्थात नई दिल्ली में है। ओके, प्रश्न आपका क्या बन गया भाई कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो कहां पर है, ऑप्शन डी में, दिल्ली में अर्थात नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न आपके समक्ष 5वां नंबर है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम का जो गठन किया गया था मानव अधिकार न्यायालय बनाने के लिए, ऑप्शन ए दिया है, बी में दिया है कि राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग बनाने के लिए, सी दिया है मानव अधिकारों के अच्छे संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसका हालांकि सी ही होना चाहिए, यानी कि मानव अधिकारों के अच्छे संरक्षण के लिए, लेकिन डी में ऑप्शन में अगर वहीं पर आपको दे दिया जाता है कि उपर्युक्त सभी, तो ये भी हम नकार नहीं सकते। मानव अधिकार न्यायालय बनाने के लिए बिल्कुल हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन डी में आपको मिलेगा उपर्युक्त सभी। हमने ऑप्शन क्या बताया, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का गठन जो किया गया था मानव अधिकार न्यायालय बनाने के लिए किया गया था, राष्ट्रीय एवं राष्ट्र मानव अधिकार आयोग बनाने के लिए किया गया था। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर है ही, बाकी राज्य स्तर पर भी मानवाधिकार आयोग है। ओके, तो राज्य मानवाधिकार उसको बनाने के लिए और साथ ही साथ जो है मानव अधिकारों के अच्छे संरक्षण के लिए, इन सभी के लिए मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते भाई अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाएं या अधिकृत जो भाषाएं हो कौन कौन सी है। इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी भाषा को तवज्जो ज्यादा देते हैं और कौन कौन सी भाषा वहां पर है इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन सी भाषा है भाई फटाफट से एक बार बताने का प्रयास करेंगे। ए ऑप्शन दिया अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, बी दिया है अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मनी और रूसी, सी दिया अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी और हिंदी। हिंदी तो है ये नहीं। और डी ऑप्शन आपको दे रहा है, क्या दे रहा है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपको दे रहा है भाई कि अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 में आया था और इसी अधिनियम के तहत भारत में भी आप देखेंगे तो राज्य जो है मतलब कि भारत में आप देखेंगे तो भारतीय कहीं ना कहीं पे भारत में भी जो है मानवाधिकार परिषद की स्थापना होती है। तो जो मानव अधिकार से संरक्षण को लेकर के एक अधिनियम था, नियम था, उसको पास करवा करके लगभग उसमें कितनी धाराएं थी भाई, तो 45 धाराएं उसमें थी और 8 अध्याय थे, यानी कि 8 अध्याय में कुल मिलाकर के 45 धाराएं इसमें विभक्त हैं। किसमें, मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम जो था 1993 का। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि राष्ट्रीय मतलब कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने हॉटलाइन की स्थापना कब की थी। तो हॉटलाइन की स्थापना कब की थी भाई, 1994 ईस्वी में उसने करी थी। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार संरक्षण के लिए कौन सा कार्य नहीं करता है। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है मानवाधिकार संरक्षण के लिए कौन सा कार्य इनमें से नहीं करेगा। ए ऑप्शन दिया है आपको कि मानव अधिकार विधि का संहिताकरण, या बी ऑप्शन दिया है मानव अधिकार का अनुश्रवण करना, सी ऑप्शन दिया है मानव अधिकार के उल्लंघन एवं सूचनाओं का संकलन न करना। ये करता है भाई, मानव अधिकार के उल्लंघन पर सूचनाओं का संकलन करता है मानवाधिकार संरक्षण के तहत। यही ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इसमें लिखा है कि नहीं करता, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन भी इसका मानव अधिकार क्रियाकलापों का समन्वय ये सब करता है। ओके, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष, मानव अधिकार की अवधारणा का मूल आधार क्या है। मानव अधिकार की अवधारणा का मूल आधार क्या है भाई, तो बिल्कुल मूल अधिकार कौन है, मानव के पर ही ये होता है, वायु या जल या प्रकृति पर नहीं। प्राकृतिक अधिकार तो है ये, लेकिन ये मानव के लिए होता है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार की जो अवधारणा है इसका मूल आधार कौन है, मानव ही है, मनुष्य है। अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है एग्जाम्स में कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त पद का सृजन कब हुआ। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त पद का सृजन कब हुआ था भाई, तो 1994 यानी 1994 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मैग्ना कार्टा अथवा महाधिकार पद मानवाधिकार का रूप किस देश से संबंधित है। तो आपको बता दूं कि 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में क्या होता है, जो राजा होते हैं उनके खिलाफ राजा से कहा जाता है कि कुछ मेरे मौलिक अधिकार होंगे, जनता कहती है कि मौलिक अधिकार होंगे, उसको लेकर के एक जो है
मसौदा या फिर एक जो है वो प्रारूप तरीके से तैयार किया गया, और उसी जो खाका था, वो पत्र था, उसी को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। तो ये इंग्लैंड से संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे तो मूल अधिकार हर देश में मौलिक अधिकार होते हैं। भारत देश की बात की जाए तो अमेरिका के संविधान से भारत में मूल अधिकारों के लिए लिया गया है। मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। एग्जाम से पूछे कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया, तो क्या बताएंगे आप? तो बताइएगा कि ये रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं आपके, वो जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो आयरलैंड के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण की गई चीजें। ओके, तो अनुच्छेद आप देखेंगे, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। 6 मौलिक अधिकारों की संख्या कुल मिलाकर के है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम्स में, चूंकि अधिकारों से संबंधित है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं आपके तत्व हैं वो 36 से लेकर के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। और अनुच्छेद 51 के काम में 11 मौलिक अधिकार जो है वो रखे गए हैं, जो कि रूस के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए हैं। ओके, डॉक्टर स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नांकित में से किसने नैतिक आचरण के सार्वभौमिक मानों का पक्ष सर्वप्रथम लिया था। अर्थात एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नैतिक आचरण के सार्वभौमिक मानों का पक्ष सर्वप्रथम लिया था। किसने लिया था भाई? प्लेटो ने लिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, प्लेटो। ओके, अगला प्रश्न है आर्थिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास कौन करता है। आर्थिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास कौन करता है भाई? तो आर्थिक विषमता को समाप्त करने का जो प्रयास करेगा कौन करेगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत करते, चूंकि राज्य का यह परम दायित्व होता है। आप अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 जो भारतीय संविधान में वर्णित है, भाग जो है 4 में, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है, भाग 1 में जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भारतीय संविधान में, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। और भाग 4 के काम में आप देखेंगे तो जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ओके, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है ये आर्थिक विषमता माने होता है कि कोई व्यक्ति गरीब है, कोई व्यक्ति अमीर है, तो इन दोनों में समन्वय अर्थात गरीब जो हो वो अमीर हो और जो अमीर है उनसे टैक्स लेकर के गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जाएं। इस प्रकार से जो है राज्य कार्य करेगा। राज्य जो होगा वो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए प्रयास करेगा। जो सरकारें होंगी वो कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अग्रसर होंगी। तो आर्थिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास कौन करेगा भाई? राज्य के नीति निर्देशक तत्व करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट होगा। अच्छा, अगला प्रश्न आपको यहीं पर दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या नहीं आता है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या नहीं आता है भाई? तो आएगा क्या? ए ऑप्शन देगा आपको पूजा स्थल निर्माण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता में आप कर सकते हो। बी है स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन आप कर सकते हो, पूजा का अधिकार आप पूजा कर सकते हो, ये भी अधिकार है। डी ऑप्शन है धर्म परिवर्तन हेतु दबाव, तो धर्म परिवर्तन हेतु दबाव आपको कोई नहीं देगा, ये मौलिक अधिकार मतलब कि नहीं, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार नहीं है। तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न आपके समक्ष है भाई, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र आपसे क्या करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ जो है, यूनाइटेड जो एक प्रकार से जो संघ है यूएनओ, उसके द्वारा बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। कब की गई थी भाई? सभी को पता होगा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी और इसीलिए 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार जो है दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। कितने अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है भाई? 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात की जाए तो इसका प्रथम सम्मेलन जो होता है 1944 ईस्वी में वाशिंगटन में होता है और वाशिंगटन में आक्स भवन है एक, उसी आक्स भवन में होता है। 2 महीने तक ये जो है सम्मेलन चलता रहा। इसके तदुपरांत हुआ क्या कि निर्णय निकला, तो उसके बाद में निर्णय निकलने के बाद में 24 अक्टूबर का दिन था। 24 अक्टूबर को 1945 ईस्वी का समय काल है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संस्थापक देशों की संख्या जो है इस समय जब इसकी स्थापना होती है तो कितने देश थे भाई? 24 अक्टूबर की दिन था
1945 ईस्वी का समय था। उस समय 51 देश मिलकर के 51 देशों के हस्ताक्षर होते हैं उस पत्र पर। और क्या होता है, ये जो है सम्मेलन यानी कि जो 24 अक्टूबर था उसी दिन इसकी स्थापना हो जाती है, किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। ओके, बात की जाए जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया था, पूछा जाए प्रश्न, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट महोदय ने दिया था। इसके प्रधान मुख्यालय की बात की जाए तो प्रधान मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ओके, वर्तमान की अगर सदस्य संख्या की बात की जाए तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 193 अर्थात 193 सदस्य संख्या है। अभी हाल ही में कुछ देश शामिल हुए इनमें, जैसे कि 2002 ईस्वी में बात की जाए तो स्विट्जरलैंड इसका 190वां सदस्य बना है। और जो है पूर्वी तिमोर जो है ये 191वां सदस्य बना है, 191वां यानी 91वां, तो 191वां संविधान मतलब कि 191वां देश कौन है, पूर्वी तिमोर है। 2006 की बात है, 2006 में एक देश और आता है इसमें शामिल होता है, मोंटेनीग्रो। तो मोंटेनीग्रो 192वां जो है देश इसमें शामिल हुआ। और अभी हाल फिलहाल में सबसे जो ज्वलंत मुद्दा 2011 ईस्वी की बात की, 2011 ईस्वी में दक्षिणी सूडान जो है वो 193वां सदस्य जो है इसका बनता है, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ का। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका जो प्रथम अधिवेशन था, अच्छा वो प्रथम सम्मेलन हुआ था 1944 ईस्वी में, जिसके तहत जो 2 महीने चला था उसके तहत ही ये निर्णय निकाला गया था कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ हो जो कि विश्व में देशों पर कंट्रोल रखे, सभी देशों के लिए कार्य करेगी। अमेरिका चूंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त होने को था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और दोबारा तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी जा रही थी। अमेरिका ने परमाणु हथियार का एक प्रकार से प्रयोग करके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम फेंक दिया था। और इसके बाद में क्या क्या, और खास करके आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका की ही चलती है, अभी भी अमेरिका की चलती है, आप देखेंगे। ठीक, तो इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, प्रथम अधिवेशन इसका 10 जनवरी को होता है। कब होता है भाई, 10 जनवरी को। और समय को क्या था, 1946, 10 जनवरी 1946 ईस्वी को इसका प्रथम अधिवेशन होता है। कहां पर होता है, लंदन में होता है। लंदन में एक जगह है, एक भवन है बहुत बड़ा, उसका नाम है वेस्टमिंस्टर। तो उसी वेस्टमिंस्टर भवन में लंदन में स्थित है, जो कि 10 जनवरी का समय था 1946 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये बन सकता है आपके एग्जाम्स में कि भारत की जो महासभा मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें महासभा जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे दुनिया का एक प्रकार से देखेंगे पुलिसमैन। तो दुनिया का पुलिसमैन क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा होती है दुनिया की पुलिसमैन के नाम से जानी जाती है। तो एग्जाम से पूछे कि दुनिया की पुलिसमैन कौन है या फिर क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो एक प्रकार से जो महासभा है उसी को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। भारत की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित, भारत की तरफ से विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये महासभा की एकमात्र भारतीय अध्यक्ष के तौर पर ये कार्य की है। वहां पर भारत की पहली महासभा की अध्यक्ष रही हैं भारत की तरफ से। ओके, कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस प्रकार से इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कुछ बातें थी जो कि हमने आपके समक्ष बताई और निश्चित तौर पर आपकी समझ में आई हुई होंगी और आपने यहाँ पर तमाम सारी चीजें यहाँ पर जानने को आपको मिला। ओके, आगे बढ़ते और मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं भाई, और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समझ, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है भाई, सभी को पता होगा 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ओके, अपने यहाँ पर 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को। और अपने यहाँ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन संबंधित नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन संबंधित नहीं है। राज्य नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय, ये सभी शामिल है, लेकिन वैज्ञानिक नहीं शामिल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्वीकार किया गया है किससे, किस देश के संविधान से भारत ने लिया है, तो हमने बताया था आयरलैंड के संविधान से। ओके, अमेरिका के संविधान से क्या लिया है, मौलिक अधिकार को लिया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है भाई, ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान ने बहुत सारी चीजों को लिया है। ब्रिटेन के लोगों ने ही 1935 का अधिनियम बनाया था, भारत शासन अधिनियम 1935, और भारत शासन अधिनियम 1935 जो था वो हूबहू लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को वहीं से उठा लिया गया, भारतीय संविधान में रख दिया गया है, आप देखेंगे। ओके, तो ये ब्रिटेन के संविधान से बात की जाए तो लगभग आप जो द्विसदनीय प्रणाली आप देखते हैं कि लोकसभा एक राज्यसभा होती है, ये ब्रिटेन के संविधान की ही देन है, वहीं से हम लोग। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्वीकार किया गया आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो नागरिकों के लिए जैसे कि नागरिकों को कुछ अगर मौलिक अधिकार दिया जाता है, कुछ उसके उनके मानवाधिकार है, यानी मानव होने के लिए उनको कुछ अधिकार मिलते हैं अगर किसी भी व्यक्ति को, तो उसके लिए भाई अगर कुछ अधिकार दिए गए तो कुछ कार्य भी आपको करना पड़ेगा। तो प्रत्येक मनुष्य के कुछ एक प्रकार से लगभग 11 कर्तव्य निर्धारित किए गए, पहले 10 ही थे, बाद में 11 कर दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत। ओके, अब हुआ क्या कि अनुच्छेद जो 51 है उसके काम में जो है ये राज्य मतलब नागरिकों के लिए कुछ कर्तव्य सेट किए गए हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त जो मतलब कि जो रूस है आपका, उस रूस के संविधान से, ओके, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो कि इसमें शामिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। ओके, कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मूल अधिकारों में क्या नहीं आता है। प्रश्न क्या है कि मूल अधिकारों में क्या नहीं आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मूल अधिकारों में क्या नहीं आता है। तो युद्ध और आतंकवाद ये जो है ये मूल अधिकारों में नहीं आता है। आप ना तो युद्ध कर सकते हो ना आतंकवाद कर सकते हो, ये कोई मौलिक अधिकार आपका नहीं होगा। तो पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, युद्ध और आतंकवाद कोई मौलिक अधिकार नहीं होते हैं। समानता का आपको अधिकार है, सभी व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 14 जो है 14 से 18 तक आप देखेंगे समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के लिए यानी कानून के हिसाब से सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 15 के हिसाब से धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, प्रजाति, इन सभी के हिसाब से किसी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में आप देखेंगे तो आपको नौकरी वगैरह में कोई जो है प्रकार से सभी को बराबर दृष्टि से देखा जाएगा, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की मतलब की समानता। लेकिन इसमें अपवाद क्या है, आरक्षण जो मिल रहा है ये अपवाद इसमें रखा गया है। 17वां में 17 अनुच्छेद 17 कहता है कि जो है अस्पृश्यता का अंतर था, जो अनटचबिलिटी थी यानी कि छुआछूत जिसको कहते हैं कि हाँ इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, इनके यहाँ पर भोजन नहीं करेंगे, इस चीजों को अंत कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 18 जो उपाधियों कहते हैं, नहीं आप कोई राजाधिराज महाराज ये सब नहीं लगा सकता है। तो उपाधियां जो राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती हैं उसी को आप ग्रहण कर सकते हैं, बाकी अपनी तरफ से उपाधि नहीं लगा सकते हैं। अगला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, यानी कि आप जो बालाश्रम वगैरह बच्चों का शोषण या फिर किसी भी व्यक्ति का शोषण आप नहीं कर सकते हो। और सांस्कृतिक एवं शिक्षा ये सब अधिकार है। ओके, तो ये सब आपके अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों में आते हैं। जबकि युद्ध और आतंकवाद कोई मौलिक अधिकार नहीं, ये करोगे तो आपको जेल होगी, सजा भी होगी, मृत्युदंड तक मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में निम्नलिखित अधिकारों का विशेष रूप से उल्लेख है। तो मानवाधिकार का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके लिए, निम्नलिखित में से संविधान को पारस्परिक सहयोग नहीं देता है। निम्नलिखित में से संविधान को पारस्परिक सहयोग नहीं देता है, कौन नहीं देता भाई? मूल अधिकार, राजकीय नीति निश्चित तत्व, या फिर मानवाधिकार या धार्मिक दार्शनिक अधिकार। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी, धार्मिक दार्शनिक अधिकार। अगला प्रश्न आपके समक्ष है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन किस अनुच्छेद में मानव अधिकारों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया भाई, किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 62, 68 और 76, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग क्या नहीं है। तो जो है आर्थिक एवं न्याय सामाजिक परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य है। न्याय परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, ये सब मुख्य अंग है। लेकिन मानवाधिकार आयोग कोई मुख्य अंग नहीं है, लेकिन कार्य उसी की दृष्टि से करेगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है भाई। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे सभी। अगला प्रश्न है रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने मानवाधिकार को किस रूप में व्यक्त किया है। तो समता मूलक समाज की धारणा के रूप में व्यक्त किया किसने? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि का रामायण है। ओके, रामायण के रचयिता पूछे तो वाल्मीकि जी लगाइएगा, तुलसीदास मत लगाइएगा। श्री रामचरित मानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। अगला प्रश्न है अधिसूचना से क्या तात्पर्य है। अधिसूचना से क्या तात्पर्य है भाई? अधिसूचना से अभिप्राय मानव अधिकार न्यायालय से, किससे है? मानव अधिकार न्यायालय से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है मानव अधिकार का क्या अर्थ है। मानव अधिकार का क्या अर्थ है भाई? मानव अधिकार का क्या अर्थ है? मूल अधिकार भी है, प्राकृतिक अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, सब है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है मानव अधिकार का संबंध किससे है। तो मानव अधिकार का संबंध किससे भाई? जन्म से ही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है विश्व मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो भाई किसके द्वारा किया जाता है? विश्व मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा, या सुरक्षा परिषद द्वारा, या सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ए, या फिर जो है ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, महासभा के द्वारा किया जाता है। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस जो है भाग में वर्णित है। क्या
राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? अनुच्छेद भाग जो है के भाग 4 में है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। भाग 3 की बात की है तो 12 से 35 तक अनुच्छेद ये भाग 3 में शामिल है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आर्थिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास कौन करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही आर्थिक विषमता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इनमें से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का है? कौन सा कार्य भाई? मानवाधिकार संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देना ये कार्य बिल्कुल है। मानवाधिकार की जानकारी लोगों तक पहुंचाना ये भी इसी का कार्य है। गैर सरकारी संगठनों को मानवाधिकार क्षेत्र में सहायता करना ये भी है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके लिए आ चुका है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किन किन शिकायतों पर जांच कर सकता है? तो भाई किन किन शिकायतों पर जांच कर सकता है? समाचार पत्र के किसी समाचार के आधार पर, समाचार पत्र के किसी समाचार के आधार पर शिकायतों की जांच कर सकता है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत करने पर भी कर सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत करने पर भी मानवाधिकार आयोग जो होगा इस शिकायतों की जांच करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। तो ये तमाम प्रकार की चीजों के माध्यम से कर सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्तमान समय में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो मूल अधिकार कितने भाई? कुल मिलाकर के मूल अधिकारों की संख्या इस समय 6 है, पहले 7 हुआ करती थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार अब नहीं रहा है, वो एक कानूनी अधिकार अर्थात विधिक अधिकार के रूप में बदल गया है। अगर पूछे कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं तो आप बताइएगा कितने भाई? 11 मौलिक कर्तव्य है, शामिल है। 51 के अनुच्छेद 51 का में शामिल है। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हुए प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं, आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको हमने छांटा और आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ओके, आगे देखा जाए भाई। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है कि आयोग में अध्यक्ष, प्रश्न की आयोग में अध्यक्ष के अलावा, आयोग में अध्यक्ष के अलावा और कौन कौन से सदस्य होते हैं? आयोग में अध्यक्ष के अलावा और कौन से सदस्य, मतलब कि अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है अन्य सदस्यों को। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहारों का नियमन करने के लिए कानून है। क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के पारस्परिक व्यवहारों का नियमन करने के लिए कानून है? ये कथन किसका है या किसने कहा? ये कथन किसका? हैलेक महोदय का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 ये पुस्तक छपी थी और इसकी ये पुस्तक किसकी भाई? ये पुस्तक किसकी है? अ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 ये पुस्तक किसकी है? फिलिप सी गैसप की ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय कानून। प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून एक जीवित तथा विकसित होने वाली संस्था है। प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून एक जीवित तथा विकसित होने वाली संस्था है। किसने कहा है? ये बात किसने कही है? लॉर्ड चांसलर सैके महोदय ने कथन कही। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? कब प्रस्तुत किया गया था भाई? तो ये 10 दिसंबर 1948 को पेश किया गया था और इसी के लिए यहाँ पर जो है इसी दिन मनाया जाता है आपका मानवाधिकार का एक प्रकार से दिवस। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, सबसे पहले मानवाधिकार की स्थापना किस देश में हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मानवाधिकार संगठन की स्थापना कब हुई? मानवाधिकार संगठन की स्थापना कब हुई थी भाई? तो मानवाधिकार संगठन की स्थापना पूछा जा रहा है आपसे तो 1948 लगाइएगा, इसमें से 45 दिया हुआ है, 1948 इसको कर लीजिए। ओके, सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मैं यह सुझाव दूंगा कि चार्टर के प्रारंभ में और उसकी प्रस्तावना में मानवाधिकारों की घोषणा रहनी चाहिए। ये कथन किसका है? तो कुछ कथनों वाले प्रश्न में सोचे रख लिया, आपके एग्जाम से आ सकते हैं। तो ये कथन किसका है? रोमट्स का। किसका है? रोमट्स का। मैं ये सुझाव दूंगा, इन्होंने कहा कि चार्टर के प्रारंभ में और उसकी प्रस्तावना में मानव अधिकारों की घोषणा रहनी चाहिए, ये रोमट्स ने कहा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मानवाधिकार संबंधी डम्बार्टन सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन जो है डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था भाई? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के जॉर्ज टाउन में होता है, वाशिंगटन डीसी में। ये डम्बार्टन सम्मेलन जो हुआ था मानवाधिकार से संबंधित है ये। ओके, कब हुआ था भाई? तो इसमें ऑप्शन में आपका यहाँ पर सही तरीके से मतलब कि दिया हुआ है ऑप्शन 1900 जो है सी में जो दिया 1944 में ये सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 21 अगस्त को ये सम्मेलन प्रारंभ होता है। कब? 21 अगस्त को ये सम्मेलन जो है वो प्रारंभ होता है। कब तक चलता है? 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर तक ये सम्मेलन चलता है। कब प्रारंभ हुआ? 21 अगस्त 1944 को प्रारंभ होता है
और 7 अक्टूबर 1944 तक ये जो है चलता है। और इसमें आप देखेंगे बहुत सारे देश, जैसे कि बहुत सारे क्या, इसमें चीन शामिल था, भाग लिया था, रूस ने भाग लिया था, इसके साथ ही साथ आप देखेंगे यूके ने भी भाग लिया था इसमें, यूके के साथ साथ यूनाइटेड स्टेट जो है अमेरिका, ठीक है, उसने भी इसमें भाग लिया था। तो इस प्रकार से ये तमाम सारे लोगों ने इसमें क्या किया था भाई, भाग लिया था। तो चीन, रूस, यूके और यूएस, इन बड़े लोगों ने, मतलब कि इन बड़े बड़े देशों ने इसमें भाग लिया था। तो ये आप देखेंगे तो कब हुआ था भाई, 1944 में 21 अगस्त से लेकर के 7 अक्टूबर के बीच का ये सम्मेलन था। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन कहां पर हुआ था? चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन जो हुआ था आपका, ये बीजिंग में हुआ था। कब हुआ था, कहां पर? बीजिंग में हुआ था। कब हुआ था बीजिंग में? तो बीजिंग में 1995 ईस्वी में ये सम्मेलन हुआ था। महिला सम्मेलन कब हुआ था? 1995 में बीजिंग में हुआ था। चौथा, पहला कब हुआ था? प्रश्न उठेगा आपसे अगर पूछा जाए तो पहला सम्मेलन हुआ था 1975 में। 1975 ईस्वी में कहां पर हुआ था? मैक्सिको सिटी में हुआ था। उसके बाद में, उसके 5 सालों के बाद में 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में दूसरा महिला सम्मेलन होता है, दूसरा विश्व महिला सम्मेलन। वो कोपेनहेग जो है एक जगह है, राज्य, वहीं पर हुआ था। कहां पर? कोपेनहेगन में। तो कोपेनहेगन में दूसरा विश्व महिला सम्मेलन होता है। कब? 1980 ईस्वी में। और उसके 5 सालों के बाद में आप देखेंगे 1985 ईस्वी में तीसरा विश्व महिला सम्मेलन होता है। कहां पर होता है? ये नैरोबी में होता है। कहां पर? नैरोबी में होता है। तो कोपेनहेगन जो है, इसमें आप देखेंगे कोपेनहेगन में दूसरा, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, बीजिंग में आप देखेंगे चौथा, ठीक है, नैरोबी में आप देखेंगे तीसरा, और उसके बाद में मैक्सिको की बात की है तो ये जो है पहला सम्मेलन इसी में। और कोपेनहेगन की बात की जाए तो कोपेनहेगन में दूसरा जो है विश्व महिला सम्मेलन होता है। पहला मैक्सिको में, दूसरा कोपेनहेगन में, तीसरा नैरोबी में और चौथा बीजिंग में ये सम्मेलन हुए थे। ओके, तो आपसे इस प्रश्न का क्या, चतुर्थ महिला सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो बीजिंग में हुआ था, चीन की राजधानी। ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट है। ओके, तो इस प्रकार से आपने इतने सारे प्रश्नों को देखा, विस्तार से हमने इन प्रश्नों के उत्तर को आपको बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, हमने सोचा आपको बता दिया जाए। अच्छा, अगर आपसे पूछे एग्जाम्स में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया किसके द्वारा जाता है, तो किसके द्वारा हटाया जाएगा भाई? राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है वहां के। ओके, ये बात ध्यान, यानी राष्ट्रीय, अगर भारत की बात की तो राष्ट्रपति हटाएगा अपने यहाँ का। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पूछ रहा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया था भाई? कब मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाएगा? आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। चलिए, बातचीत बहुत कर रहे हो, सभी लोग बताने का प्रयास करो कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये कब मनाया जाता है, इसका दिवस जो है कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र जो है दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, 14 नवंबर को मनाया जाता है, 28 सितंबर को मनाया जाता है, या 10 दिसंबर को, या 24 अक्टूबर को? कब मनाया जाता है भाई? सब फटाफट से बताने का प्रयास करोगे। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। क्यों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है? क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है, किसी ये सब क्या भाई इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ओके, चलिए और आगे अगर बोले तो और कुछ भी बता दिया जाए आपको। ये सब प्रश्न बस इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो निश्चित तौर पर आपके हो जाएंगे। मानवाधिकार आयोग, ये तो आपको पता है कि कब मनाया था, 10 नवंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया था। कब? 10 दिसंबर को मनाया था है। ओके, समझ में आ गई बातें। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 24 अक्टूबर को। इस प्रकार से प्रश्न खूब बनेगा इसी में से घुमा घुमा करके, तो आप लोग इनको तैयार कर लीजिए, एक बार और देख लीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की व्याख्या किसमें की गई, तो धारा 3 से लेकर के धारा 11 के बीच में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या करी गई भाई? व्याख्या करी गई। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर ये पूछे कि राज्य आयोग अथवा मतलब राज्य आयोग जो होता है, राज्य आयोग देखेंगे, मानवाधिकार में राज्य आयोग भी होता है, केंद्र आयोग होता है, राज्य आयोग होता है। तो जो राज्य आयोग होता है वो अपना वार्षिक रिपोर्ट जो होता है किसको भेजता है? राज्य सरकार को ही भेजता है। किसको भेजता है? राज्य सरकार को भेज देता है, राज्य सरकार जो होती है उसको आगे जो है भेजती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक का नाम हमने बताया था आपको, ये मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 जो है फिलिप सी गैसर महोदय के द्वारा लिखी गई, बड़ी फेमस है। और भी चीजें हैं आपके। अच्छा, पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की किस शहर में राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय? पूछ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आप हैं और परीक्षा देने जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की किस शहर में राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय? जिस भी प्रदेश से आप उस शहर के मानवाधिकार आयोग को एक बार सर्च कर लीजिए गूगल पर, आपको मिल जाएगा। तो भाई उत्तर प्रदेश में कहां पर है? लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में ही है। कहां पर है भाई? लखनऊ में है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। विश्व मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है?
निर्वाचन किसके द्वारा होता है भाई? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा जहां तक है होता है। एक बार हमने आपको अभी भी बताया था कि महासभा के द्वारा, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग इसको एक बार नेट पर देख लीजिएगा, तो एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे जहां तक है हमारे ख्याल से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा की बुक वगैरह में आपको यही मिलेगा। हमने बोल दिया था शायद महासभा के द्वारा, चूंकि एक बुक में मैंने महासभा के द्वारा भी पढ़ा था, तो एक बार इसको गूगल कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा, चूंकि ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कौन होता है? सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए, तो कौन नियुक्त होता है भाई? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है उसका अध्यक्ष जो होता है सुप्रीम कोर्ट का जो सेवा से हट जाता है, अर्थात सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, जो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा, अपने पद से जो है प्रकार से रिटायर हो जाता है, उसके बाद में उसको जो है ये मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वो अध्यक्ष हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वो क्या हो सकता है? अध्यक्ष हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, इन सभी प्रश्नों को तैयार करने के लेकर के हमने आपको तमाम सारी चीजों को बताया। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हो सकते हैं, और आगे इसी प्रकार से आप जो है हमारे साथ बने रहें, और हम लगातार आपके समक्ष बने हुए हैं और लगातार हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम सारे प्रश्नों को देखा, और एक प्रकार से आप लोग अनिवार्य प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो कि आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपको जो है गड़बड़ हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार। और राष्ट्र गौरव पर्यावरण मानवाधिकार को लेकर के पर्यावरण वाला वीडियो जो है, ये दूसरा वाला जो पोर्शन है ये है, और फर्स्ट वाले पे कोई यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है, और ठीक है से उसका भी थंबनेल बना हुआ है, आप लोग इसी थंबनेल को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, सेकंड और थर्ड ईयर के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार और हमेशा बनाए रखिएगा। लगातार आप लोग लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग, और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। ओके, और जो बताया एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा उसको, ओके, कि जो है इसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, सभी सदस्यों की कौन करता है? अध्यक्ष की जो होती है वो नियुक्ति कौन करता है भाई, या फिर और जो चीज हमने बताई थी वो कौन करता है, उसको एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। महासभा के द्वारा होता है कि संयुक्त मतलब कि जो सामाजिक एवं जो परिषद होती है उसके द्वारा, आर्थिक परिषद, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं था और आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी, लगातार आपके कमेंट आ रहे थे। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी और मैं उतना ज़्यादा तैयार भी नहीं था, ये वीडियो आप लोगों ने बनाई, ये वीडियो हमने बनाई थी कि इसमें कुछ बातें बता दिया जाए, तो हमने उसमें बताया था कि तीसरा जो पेपर है आपका, तीसरा वाला, वो आपको करवा दूंगा। तो आज मेरे पास समय भी नहीं था, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स को मैंने देखा कि लगातार आप लोग कह रहे हैं कल आपकी परीक्षा है, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसी बातें आपको बता दीजिए ताकि आपका अच्छे तरीके से पेपर हो जाए। तो आप लोग एक बार जरूर जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा, और साथ ही साथ उसको जो सर्च करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि एक आध नंबर हो सकता है वहां से आएगा, वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आएगा। तो आप लोग एक बार सर्च कर लीजिए गूगल पर, या फिर आप अपने बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चला जाए फिर, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतने भी लोग देख रहे हो लाइक कर दीजिए।